हाय एवरीवन। तो आज हम लोग कंप्लीट करेंगे अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। पॉलिटी का जो सीरीज चल रहे हैं उसमें से अगला सीरीज कंप्लीट होगा आज, अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कंप्लीट लेक्चर आज इसमें कवर हो जाएंगे। ठीक है, कोई भी डाउट रहता है व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, मैसेज कर सकते हो। और ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे पूरा PDF इनिशिएटिव पूरा अपलोड हो जाता है, तो ज्वाइन कर लो। जितना भी टाइप से क्वेश्चन बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन पूछ सकते हैं, है ना, हर एक टॉपिक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे, जो कि स्पेशली बनाए गए हैं CAPF AC 2026 एग्जाम को टारगेट करते हुए, बेस्ड ऑन प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। तो चलो स्टार्ट करते हैं और कंप्लीट कर लेते हैं कि क्या है अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में और क्या क्या हमें कवर करना है। पहले ये समझो कि अमेंडमेंट होता क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट क्या है। जैसे कि टाइम के अकॉर्डिंग चेंज होना पड़ता है ना, सबको पता है। तो सेम कॉन्सेप्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन 1949 में बनाए गए थे। ठीक है, 1949 में बनाए गए थे, अडॉप्ट किए गए थे। तो अभी 25 चल रहे हैं, तो उसमें कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी का सिचुएशन अलग हो चुका है। तो कॉन्स्टिट्यूशन को कुछ चेंजेस करना है, कुछ अल्टर करना है, कुछ डिलीट करना है, कुछ इंसर्ट करना है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अमेंडमेंट बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशन का। अगर कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर रहे हो या फिर कॉन्स्टिट्यूशन को चेंज ला रहे हो, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। सिंपल सा, क्लियर। द प्रोसेस ऑफ मेकिंग चेंज टू दी नेशनल फंडामेंटल लॉ, मतलब क्या होता है कॉन्स्टिट्यूशन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोलते हैं। जैसे कि सुने होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट, ऐसे करके है ना, तो बस इसी को हम लोग कंसिडर करते हैं। क्लियर है। द अमेंडमेंट प्रोसीजर लेड डाउन फॉर अमेंडमेंट ऑफ पीपल, वही है कि जितना भी अमेंडमेंट होगा पीपल ओरिएंटेड ही होने वाला है। और ये भी याद रखना कि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है, ऐसा नहीं है कि जब मर्जी चाहे उसको अमेंड कर लो, कॉन्स्टिट्यूशन को ध्यान रखना। और ऐसा भी नहीं है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करना चाहो तो चाह के भी अमेंड न कर सको। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन को इंडिया के रेस्पेक्ट में अगर बात करोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन इज अ नाइदर फ्लेक्सिबल, है ना, नॉट द रिजिड लाइक USA, बट अ सिंथेसिस ऑफ बोथ। क्योंकि जो इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन है रिजिड भी है, कुछ अमेंडमेंट करोगे उसमें से रिजिडिटी मिलेगा, कुछ अमेंडमेंट ऐसा है जिसमें फ्लेक्सिबिलिटी मिलने वाले हैं। ठीक है, क्योंकि देखो अगर गवर्नमेंट चाहे तो कुछ भी तरीके से आर्बिट्रेरी तरीके से क्या कर सकते हैं, कुछ भी नियम कानून रूल से रेगुलेशन इंसर्ट कर सकते हैं, है ना, अगर क्या हो इजी हो तो। ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में क्या बनाए गए हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो होगा वो ना तो इतना ज़्यादा रिजिड होगा और ना ही इतना ज़्यादा फ्लेक्सिबल होने वाला है। और इसे जो हम लोग अमेंडमेंट कंसीडर किए जाते हैं, तो कौन से पार्ट में कंसीडर किए जाते हैं ये याद रखना है। ये आते हैं आर्टिकल 368 अमेंडमेंट जब भी होता है, और पार्ट 20 में इसको कंसीडर किए जाते हैं, पार्ट 20 और आर्टिकल 368। ठीक है, अब देखो यहाँ पर जैसे कि बोला गया है कि कुछ जो आर्टिकल है या फिर कुछ कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है उसको अमेंड करने के लिए रिजिडिटी होता है और कुछ इतना ज़्यादा ईजी हो जाता है। तो समझते हैं कि किस प्रकार से इसे रिजिडिटी बनाए गए हैं और किस टाइप से इसको फ्लेक्सिबल बनाए गए हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करोगे तो दो टाइप का यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होता है, एक होता है सिंपल मेजोरिटी और दूसरा होता है स्पेशल मेजोरिटी। ये दो टाइप जो है जनरली हम लोग सुने होते हैं, लेकिन एक जो है थर्ड टाइप भी है। कौन सा, वो है मेजोरिटी होगा लेकिन उसमें से हाफ ऑफ स्टेट मेजोरिटी होगा, हाफ आपका कंसेंट यहाँ पे जरूरी होता है। 1 by 1 के करके समझते हैं, इसीलिए पूरा क्लियर हो जाएगा। पहला है कि सिंपल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट, इसमें क्या होगा कि सेवरल प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड बाय सिंपल मेजोरिटी। जैसे कि हम लोग अमेंड कर सकते हैं इजी, है ना, एक रिजिड होता है एक इजीली मेथड होता है, तो इजीली मेथड में ये है सिंपल मेजोरिटी, अमेंड कर सकते हो। इसमें से क्या है कि 50% मेंबर जो प्रेजेंट है और उसका वोटिंग। ठीक है, कि सिंपल मेजोरिटी में क्या होगा कि 50% मेंबर वहाँ पे होना चाहिए और 50% मेंबर में से उससे ज़्यादा क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे 50 मेंबर हैं तो 50 मेंबर तो हैं प्रेजेंट हैं, अब इसमें एक ज़्यादा, मतलब इसको हाफ करके 25 + 1, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपल मेजोरिटी बोलते हैं पार्लियामेंट का। क्लियर है क्या। इट इज़ टू बी नोटेड दैट दिस अमेंडमेंट फॉल आउटसाइड द स्कोप ऑफ आर्टिकल 368। क्लियर है, सिंपल मेजोरिटी समझ आ गया। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लो कि कौन कौन से सिंपल मेजोरिटी से अमेंड होते हैं। एक चीज़ भी यहाँ पे एक कंसीडर करना कि यहाँ पे जितना भी स्लाइड लिखा हुआ है PPT में, हर एक वर्ड यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, क्योंकि जिस टाइप से क्वेश्चन बनाए गए हैं, जिस टाइप से पूरा PPT बनाए गए हैं, ये पूरा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बेस्ड है ना। कैसे क्वेश्चन बन सकता है, क्योंकि यहाँ पे ऐसे क्वेश्चन बना हुआ है
कि बताओ स्पेशल मेजोरिटी में क्या क्या इंक्लूड है ना। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है, ये तो सिंपल मेजोरिटी का लिखा हुआ है, और ये भी आ चुके हैं कि सिंपल मेजोरिटी का डेफिनेशन क्या होता है, स्पेशल मेजोरिटी का डेफिनेशन क्या होता है। स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए हैं, ध्यान रखोगे, ठीक है। कुछ अगर सिंपल मेजोरिटी का एग्जांपल लोगे तो एडमिशन हो गया, इस्टाब्लिशमेंट हो गया, न्यू स्टेट का बनाना, अल्टर करना, है ना, उसका बाउंड्री को अल्टर करोगे, नेम को अगर चेंज करना चाहते हो तो इस रेस्पेक्ट में सिंपल मेजोरिटी चाहिए होता है। अबॉलिशन या फिर क्रिएशन करना है लेजिस्लेटिव काउंसिल का इन स्टेट में, तो यहाँ पे भी सिंपल मेजोरिटी ही अपने को कंसिडर करना है। क्लियर, समझ आ गया सिंपल मेजोरिटी। दूसरा जो है स्पेशल मेजोरिटी होता है, जिसमें से थोड़ा रिजिडिटी आ जाते हैं। सिंपल मेजोरिटी में थोड़ा क्या है, इजी है कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड कर सकते हो, लेकिन स्पेशल मेजोरिटी में ऐसे पार्ट हैं जो कि थोड़ा टफ हो जाता है अमेंड करना है। द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली बाई स्पेशल मेजोरिटी, और यहाँ पे खुद लिखा हुआ है कि मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन को हम लोग स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड करते हैं। अब यहाँ पे देखो, अगर इसी को मैं स्टेटमेंट बना के क्वेश्चन पूछना चाहूँ तो कैसे पूछ सकता हूँ कि बताओ मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैन बी अमेंडेड ओनली स्पेशल मेजोरिटी, ऐसे। अब ऑप्शन दे दूंगा A B C ऐसे करके, अब बताओ पूछूंगा कि इसमें से कौन सा सही है कौन सा गलत। तो यहाँ पे अगर कॉन्सेप्ट नहीं पढ़े रहोगे तो फिर यहाँ पे दिक्कत आएगा, ठीक है, क्योंकि मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऐसे ही देखोगे तो माइंड घूम जाएगा, समझ रहे हो। तो इस चीज़ को ध्यान दो, थोड़ा कॉन्सेप्ट बेस में पढ़ना। किसी को 2-3 अटेम्प्ट लग जाते हैं, 4 अटेम्प्ट लग रहे हैं, क्यों अटेम्प्ट ऐसे लग रहे हैं, क्योंकि बात यहाँ पे आता है कॉन्सेप्ट का। और मैं स्ट्रेटजी पोर्शन में भी बता चुका हूँ कि जो CAPF जो पेपर आता है ये इतना ज़्यादा फैक्ट्स नहीं है ना, इतना ज़्यादा कॉन्सेप्ट नहीं है, ये दोनों का मिक्स होता है। फैक्ट्स भी पता होना चाहिए और कॉन्सेप्ट भी पता होना चाहिए यहाँ पे, ठीक है। तो चलो टॉपिक में लौटो, क्योंकि बीच बीच में क्या है, थोड़ा गाइडेंस देना भी जरूरी है, क्योंकि जस्ट पढ़ रहे हो आगे बढ़ रहे हो ऐसा नहीं। तो स्पेशल मेजोरिटी में द मेजोरिटी ऑफ द प्रोविजन इन द कॉन्स्टिट्यूशन जो है स्पेशल मेजोरिटी से ही कंसिडर किए जाते हैं। है क्या स्पेशल मेजोरिटी? स्पेशल मेजोरिटी में क्या है, 50% मेंबर चाहिए, कंपलसरी है, और इसमें से जो 2/3 यहाँ पे क्या होना चाहिए, वोटिंग होना चाहिए, ठीक है। इसको हम लोग बोलते हैं स्पेशल मेजोरिटी। मोर देन 50% ऑफ द टोटल मेंबरशिप ऑफ द हाउस, अगर कोई भी रूल्स रेगुलेशन को पारित करना है, एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ मेंबर दैट हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग यहाँ पे होना चाहिए। क्लियर, तो समझ आ गया। यहाँ पे तो बस 25+1 है, मतलब 50+1 चाहिए। यहाँ पे 50% होना चाहिए टोटल, जैसे कि 500 हैं लोकसभा में तो उसका 250 होना चाहिए वहाँ पे प्रेजेंट, प्लस उस 250 में से 2/3 वोटिंग होना चाहिए, ठीक है ना, कि 500 में से 2/3 कंसिडर करते हैं, 250 है तो 250 में से 2/3 जो है वोटिंग यहाँ पे आना चाहिए। इसको बोलते हैं हम लोग स्पेशल मेजोरिटी ऑफ पार्लियामेंट। क्लियर है। देखो, द प्रोविजन कैन बी अमेंडेड बाई स्पेशल मेजोरिटी। अगर कुछ एग्जाम्पल देखोगे तो फंडामेंटल राइट है ना, बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी DPSP हो गया है, फिर ऑल अदर प्रोविजन दैट नॉट कवर बाय द फर्स्ट एंड थर्ड कैटेगरी, आगे समझते हैं। लेकिन जितना भी ये प्रोविज़न है यहाँ पे जो कि मेन इंपॉर्टेंट है, फंडामेंटल हो गया, DPSP हो गया, ये सब चीज़ ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है उसी को यहाँ पे क्या किए जाते हैं, स्पेशल मेजोरिटी के कैटेगरी में रखे जाते हैं। और मोस्टली जो कॉन्स्टिट्यूशन का जो अमेंड होता है मोस्टली जो है स्पेशल मेजोरिटी से ही अमेंड होता है। इस चीज़ को ध्यान रखना, अगर स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आता है यहाँ से तो बन जाना चाहिए। 2 टाइप का है मोस्टली, यही सब लोग समझते हैं, एक सिंपल मेजोरिटी है, एक स्पेशल मेजोरिटी है। एक आता है स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट एंड कंसेंट ऑफ हाफ स्टेट। हाफ स्टेट का यहाँ पे कंसेंट होना चाहिए, ये बोला गया है। द प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन दैट आर रिलेटेड टू फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ द इंडियन पॉलिटी रिक्वायर फॉर देयर अमेंडमेंट अ स्पेशल मेजोरिटी ऑफ द पार्लियामेंट अलॉन्ग विद कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट। क्यों? अगर कोई भी चीज़ पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन बना रहे हैं, अगर वो चीज़ डायरेक्टली अगर स्टेट से कंसर्न है, स्टेट से रिलेटेड है, तो वहाँ पे पार्लियामेंट के साथ, पार्लियामेंट में 2/3 मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए ही चाहिए, साथ में यहाँ पे स्टेट का भी यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होता है। जैसे कि देखो, द फॉलोइंग पॉइंट आर टू बी नोटेड विथ रिस्पेक्ट टू टाइप्स ऑफ अमेंडमेंट। कैसे? इट डज नॉट रिक्वायर दैट ऑल द स्टेट गिव एसेंट। अब यहाँ पे एक चीज़ बोला गया है कि स्टेट को यहाँ पे कंसेंट देना है। अब यहाँ पे 28 स्टेट है, इसका मतलब ये नहीं कि पूरा 28 स्टेट जाने वाले हैं। यहाँ पे 28 स्टेट है, यहाँ पे इसका कंसेंट लगेगा, ये बिल्कुल गलत है।
28 स्टेट के यहाँ पे नहीं लगेगा कंसेंट, यहाँ पे खुद ही बोला गया है कि हाफ स्टेट का चाहिए, मतलब यहाँ पे 14 स्टेट के यहाँ पे कंसेंट चाहिए होगा, याद रखोगे। द मोमेंट हाफ ऑफ स्टेट गिव देयर कंसेंट द फॉर्मेलिटीज कंप्लीटेड एंड बिल इज पास्ड। जितना भी फॉर्मेलिटीज़ होगा है ना, जो साइन सिग्नेचर रिप्रेजेंटेटिव का MLAs का, वो सब चीज़ यहाँ पे फॉर्मेलिटीज़ यहाँ पे कंपलसरी हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ नॉट प्रिस्क्राइब एनी टाइम लिमिट विद इन विच द स्टेट शुड गिव देयर कंसेंट टू द बिल। अब देखो यहाँ पे हाफ ऑफ स्टेट का तो कंसेंट मांग रहे हो, लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन में ये भी डिफाइन नहीं किए गए हैं कि कोई भी स्टेट कंसेंट देगा वो कितने टाइम पीरियड के अंदर कंसेंट देंगे। तो कोई स्टेट ऐसे होते हैं कि लंबा टाइम खींच दे, कोई स्टेट ऐसे हैं कि थोड़ा ही टाइम में 15-20 दिन में क्या करते हैं, पूरा कंसेंट दे देते हैं। तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई टाइम पीरियड डिफाइन नहीं किए गए हैं कि 1 महीने के अंदर कंसेंट देना मैंडेटरी है, 2 महीने के अंदर कंसेंट देना मैंडेटरी है, ऐसा कहीं नहीं लिखा है। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं जहाँ पे पार्लियामेंट का 2/3 मेजोरिटी तो चाहिए, मतलब स्पेशल मेजोरिटी तो चाहिए होता है, साथ में स्टेट का भी यहाँ पे मेजोरिटी चाहिए होता है, हाफ स्टेट का, याद रखोगे, हाफ स्टेट का, पूरे स्टेट का नहीं। एग्जाम्पल देखो, इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट इन इट्स मैनर, क्यों? क्योंकि देखो प्रेसिडेंट का इलेक्शन जो है, प्रेसिडेंट क्या कंसिडर किए जाते हैं, हेड ऑफ स्टेट कंसिडर किए जाते हैं। ठीक है, प्रेसिडेंट को हम लोग हेड ऑफ स्टेट बोलते हैं, तो स्टेट का यहाँ पे भागीदारी होता है। इलेक्शन हो गया प्रेसिडेंट का, प्लस एग्जीक्यूटिव पावर ऑफ यूनियन एंड स्टेट, अगर यहाँ पे अल्टर करना है, एक्सटेंड करना है पावर्स को, तो यहाँ पे भी स्टेट का मैंडेटरी है, मतलब स्टेट का सिग्नेचर मैंडेटरी है। प्लस प्रोविज़न रिलेटेड टू सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, यहाँ पे भी स्टेट का कंकरेंस या फिर स्टेट का सिग्नेचर, जो असेंबली है वहाँ पे जरूरी होता है। क्लियर? इतना समझ आ गया कि 3 मेजोरिटी अभी तक हम लोगों ने डिस्कस किए, ये याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, क्योंकि मेजोरिटी बेस्ड क्वेश्चन पूछते हैं यहाँ पे। फिर प्रोसीजर क्या है अमेंड करने का, ठीक है, यहाँ पे हम लोग 2 टाइप का समझ चुके हैं, तो अब प्रोसीजर क्या होता है। तो देखो अमेंडमेंट जो है कैन बी इनिशिएटेड ओनली बाय इंट्रोड्यूसिंग अ बिल इन आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट, या तो लोकसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो या फिर राज्यसभा में इंट्रोड्यूस कर सकते हो, दोनों पार्ट में यहाँ पे, या फिर दोनों पार्लियामेंट जो है लोकसभा राज्यसभा किसी में भी इंट्रोड्यूस कर सकते हो। द बिल कैन बी इंट्रोड्यूस आइदर बाय मिनिस्टर और बाय प्राइवेट मेंबर। प्राइवेट मेंबर किसको बोलते हैं, जो कि पोर्टफोलियो जो होता है मिनिस्टर का उसमें नहीं है, मेजोरिटी ये जो है अपोजिट लीडर को बोलते हैं। देखो जो गवर्नमेंट फॉर्म किए हैं, जो पार्टी में रूलिंग पार्टी है, वो क्या है पूरा मिनिस्टर बना लेंगे, लेकिन अपोजिट लीडर हो जो होते हैं उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। सीधे से एक लाइन में जो मिनिस्टर नहीं होते हैं उसको हम लोग प्राइवेट मेंबर बोलते हैं। एंड डज नॉट रिक्वायर प्रायर परमिशन ऑफ प्रेसिडेंट, ये भी याद रखना। मैं इसको सोचा था कि इंक्लूड नहीं करूंगा अमेंडमेंट प्रोसीजर को, लेकिन यहाँ पे ऐसे कुछ पॉइंट है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि अमेंडमेंट केवल और केवल लोकसभा से ही इनिशिएट किए जा सकते हैं, तो नहीं, यहाँ से लोकसभा से भी कर सकते हो, राज्यसभा से भी कर सकते हो। यहाँ पे प्राइवेट मेंबर हो गया या फिर कोई मिनिस्टर हो गया, ये भी यहाँ पे इनिशिएट कर सकते हैं। और एक चीज़ याद रखना कि यहाँ पे प्रेसिडेंट का परमिशन नहीं लगता। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना चाह रहे हो तो प्रेसिडेंट का जो है कंसेंट यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। द बिल मस्ट बी पास इन ईच हाउस बाई स्पेशल मेजोरिटी, दैट इज मेजोरिटी ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ हाउस एंड मेजोरिटी ऑफ 2/3 ऑफ द मेंबर ऑफ हाउस प्रेजेंट एंड वोटिंग। ठीक है, तो पूरा टोटल मेंबर यहाँ पे होना चाहिए 50+, ठीक है, फिर उसमें से 2/3 होना चाहिए, जो कि स्पेशल मेजोरिटी में भी हम लोग कवर किए हैं। हर हाउस को यहाँ पे सेपरेटली पास करना है। ठीक है, ऐसा नहीं कि लोकसभा में और राज्यसभा में दोनों मिल के पास कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे ज्वाइंट सिटिंग का कोई प्रोविज़न ही नहीं है। ठीक है, तो ईच हाउस, लोकसभा अलग से पास करने वाले हैं, प्लस राज्यसभा इसको अलग से पास करेंगे। इफ़ देयर इज़ एनी डिसएग्रीमेंट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर ज्वाइंट सिटिंग। बाकी जितना भी बिल आते हैं, जितना भी ड्राफ्ट यहाँ पे तैयार किए जाते हैं, वहाँ पे होता है ज्वाइंट सिटिंग का, लेकिन याद रखना कि जो अमेंडमेंट है, कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करोगे तो वहाँ पे कोई डिसएग्रीमेंट अगर होता है तो कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा ही नहीं है, और नहीं कोई ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे होता है। क्लियर? इफ द बिल सीक टू अमेंड द प्रोविजन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट मस्ट बी रेटिफाइड बाय लेजिस्लेचर ऑफ द स्टेट बाय सिंपल मेजोरिटी। अगर कोई भी अमेंड कर रहे हो कॉन्स्टिट्यूशन को, तो अगर जहाँ ज़रूरत है स्टेट का, तो वहाँ पे कंसेंट कंपलसरी है। इस चीज़ को यहाँ पे कंसिडर करके चलोगे। आफ्टर द पैसेज ऑफ बिल पास बाई
हाउस इट रिप्रेजेंट टू द प्रेसिडेंट फॉर एसेंट। ठीक है, एसेंट के लिए दिए जाते हैं, क्योंकि देखो लोकसभा से भी पास हो गया, राज्यसभा से भी पास हो गया, अब बच कौन गया, बस प्रेसिडेंट का एसेंट। क्योंकि विदाउट प्रेसिडेंट एसेंट जो बिल होता है वो कभी एक्ट नहीं बनता, जब तक प्रेसिडेंट का एसेंट न मिल जाए तब तक बिल जो है एक्ट नहीं बनते। क्लियर? तो द प्रेसिडेंट मस्ट गिव एसेंट टू द बिल, इस चीज़ को याद रखोगे। ये ना तो प्रेसिडेंट क्या कर सकते हैं, ना तो अपना पॉकेट वेटो जो वेटो पावर होता है उसको एक्सरसाइज कर सकते हैं, ना तो अपने पास विदहोल्ड कर सकते हैं, ना ही इसका कोई रिस्पॉन्स दे सकते, ऐसा कोई प्रोविज़न नहीं है। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल इसके पास जा रहा है तो उसको एसेंट देना कंपलसरी है। यही चीज़ लिखा हुआ है कि ना तो ये रिटर्न कर सकते हैं, ना ही होल्ड करके रख सकते हैं। आफ्टर द प्रेसिडेंट सिग्नेचर ये क्या है, अमेंडमेंट जो है, एक्ट जो है पारित हो जाता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट जो है डायरेक्टली इफेक्ट में इम्प्लीमेंट यहाँ पे हो जाते हैं। समझ आया क्या ये चीज़? तो इस तरीके से प्रोसीजर है और यहाँ पे पूरा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है। ठीक है, प्रोसीजर तो ठीक है लेकिन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा हुआ है जो कि एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, कंसीडर करके चलोगे इसको। लेकिन देखो कुछ लिमिटेशन भी हैं, है ना, कुछ लिमिटेशन है प्लस कुछ क्रिटिसिज्म भी दिए गए हैं इसके रेस्पेक्ट से। तो पहले देखो कि क्या ऐसे लिमिटेशन है अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट के पास क्या लिमिटेशन है। क्योंकि देखो पार्लियामेंट को सुप्रीम माने जाते हैं तो पार्लियामेंट के पास तो पूरा पावर होना चाहिए कि कुछ भी पार्ट को अमेंड कर दे, लेकिन ऐसा नहीं। जैसे बेसिक स्ट्रक्चर हो गया, अब उसका चाहे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच को अमेंड करके बैन कर दे तो ऐसा हो सकता है क्या? लेकिन कोई गवर्नमेंट मान लो ऐसा भी करना चाहे तो कर सके, लेकिन एट प्रेजेंट जो है वही तो हम लोग कवर करने वाले हैं लिमिटेशन, कि ऐसा नहीं कर सकते। द अमेंडिंग पावर ऑफ पार्लियामेंट इज़ लिमिटेड बाई डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर, जिससे हम लोग जो 1973 में केशवानंद भारती केस वहाँ से ओरिजिनेट हुआ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी अमेंडेड। अब कौन कौन सा बेसिक स्ट्रक्चर हैं, ये फंडामेंटल राइट में पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, तो बेसिक स्ट्रक्चर को ये अमेंड नहीं कर सकते, बाकी जितना भी है सबको अमेंड कर सकते हैं। थस अमेंड अंडर आर्टिकल 360 आर वैलिड एज लॉन्ग एज दे डू नॉट वायलेट द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कोई भी कॉन्स्टिट्यूशन को अगर अमेंड भी कर रहे हो, अगर वो चीज़ बेसिक स्ट्रक्चर को वायलेट कर रहे हैं, मतलब वो जो है अमेंड कर रहे हो पूरा नलीफाई हो जाएगा। ठीक है, कोई भी अमेंड करो लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर जो है इसको वायलेट नहीं होना चाहिए, बेसिक स्ट्रक्चर वायलेशन में नहीं आना चाहिए। इसके बाद जो अगला लेक्चर आएगा पूरा बेसिक स्ट्रक्चर को कंप्लीट डिटेल में समझेंगे। फर्दर द सुप्रीम कोर्ट आल्सो हेल्ड आर्टिकल 360 एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। और देखो आर्टिकल 368 खुद ही अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट है ना। तो कुछ ऐसे जजमेंट हैं, कुछ ऐसे केसेस हैं जिसमें से बेसिक स्ट्रक्चर ओरिजिनेट किए गए हैं, बेसिक स्ट्रक्चर को इम्प्लीमेंट किए गए हैं, फोर्स में लाए गए हैं। तो और एक चीज़ याद रखना कि ऐसे लिमिटेशन कहाँ हैं और किस में दिए गए हैं, तो ये सब समझ आएगा जजमेंट पढ़ोगे तब, जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट पढ़ोगे तब। जैसे कि मिनर्वा मिल यूनियन ऑफ इंडिया जो 1980 केस हैं, इसमें क्या बोला है, द सुप्रीम कोर्ट इनवैलिडेटेड प्रोविजन ऑफ द 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 दैट डिक्लेयर नो लिमिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूएंट पावर ऑफ पार्लियामेंट अंडर आर्टिकल 368। द सुप्रीम कोर्ट रूल दैट पार्लियामेंट कैन नॉट टेक अवे पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू एज अ पार्ट ऑफ बेसिक स्ट्रक्चर। तो इसी में तो बोले गए हैं कि जितना भी बेसिक स्ट्रक्चर है उसको तो सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन ले नहीं सकते, प्लस जो जुडिशियल रिव्यू है, जुडिशियल रिव्यू को अपने आप में एक बेसिक स्ट्रक्चर इंक्लूड किए गए हैं, इस चीज़ को याद रखना। और यहाँ पे क्लियरली बोले गए हैं कि इनवैलिडेट प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 42nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1976 दैट डिक्लेयर नो लिमिटेशन टू द कॉन्स्टिट्यूशन पावर ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, ये चीज़ इसमें बोले गए हैं, लेकिन हम लोग बल्कि लिमिटेशन पढ़ रहे हैं, लेकिन जजमेंट में क्या बोले गए हैं ये ध्यान देना। ठीक है, तो मिनर्वा मिल केस है, इसमें बोले गए हैं कि पार्लियामेंट के पास कोई लिमिटेशन नहीं है, वो चाहे तो फंडामेंटल राइट को भी अमेंड कर दें। समझ रहे हो, फंडामेंटल राइट में कवर किए इसको। अगला जो है जजमेंट वो है एल चंद्र कुमार वी यूनियन ऑफ इंडिया जो कि 1997 का है। इसमें क्या बोले गए हैं कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट ट्राइब्यूनल जो आर्टिकल 323 A-N-32B आता है आर नॉट अ सब्स्टिट्यूट फॉर द पावर ऑफ जुडिशियल रिव्यू दैट द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ बेस्टो अपॉन द हाई कोर्ट। इसमें बोले गए हैं कि सुप्रीम कोर्ट जो ट्राइब्यूनल है, इसमें जो आर्टिकल दिया हुआ है नॉट सब्स्टिट्यूट पावर, जो जुडिशियल रिव्यू है वहाँ पे कोई सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। किसके रेस्पेक्ट में? ट्राइब्यूनल के रेस्पेक्ट में, ये सुप्रीम कोर्ट ने बोला है इस केस में। फिर I.R. कोल्हो और
स्टेट ऑफ तमिलनाडु 2007 का केस है। इसमें क्या बोला है कि द सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैन नॉट इंक्रीज द अमेंडिंग पावर ऑफ आर्टिकल 368। यहाँ पे बोला गया है कि पार्लियामेंट जो है अमेंडिंग पावर है कॉन्स्टिट्यूशन का, जो आर्टिकल 368 में अमेंड करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन को, ये इंक्रीज नहीं कर सकते। यहाँ पे बोला गया है एंड डिस्ट्रॉय एंड डैमेज द फंडामेंटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, ना ही ये फंडामेंटल कॉन्स्टिट्यूशन को भी डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। तो IR कोल्हो केस यहाँ पे है, क्योंकि ये केस को और पिछले हम लोग कवर कर चुके हैं तो इतना ज़्यादा डीप में नहीं बता रहा हूँ, लेकिन इसको पढ़ोगे तो समझ आ जाएगा। ठीक है, तो IR कोल्हो केस को भी यहाँ पे याद रखोगे। फिर जो लास्ट जजमेंट यहाँ पे आया हुआ है इसी के रिलेटेड, वो है द कॉन्स्टिट्यूशन 99 अमेंडमेंट एक्ट 2014। इसमें क्या बोले गए, प्रोवाइड फॉर नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन वाज स्टक डाउन बाय सुप्रीम कोर्ट। क्यों? क्योंकि जो नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन है यहाँ पे पॉलिटी का भी यहाँ पे पार्ट ले रहे थे। ये तो बहुत थोड़ा लंबा टॉपिक है, लेकिन इतना समझो कि जो NJAC बनाए गए थे, NJAC बनाए गए थे सुप्रीम कोर्ट का जो जजेस हैं उसको अपॉइंटमेंट करने के लिए। पहले क्या होता है कि जो कॉलेजियन सिस्टम होता है उसके थ्रू सुप्रीम कोर्ट के जजेस को अपॉइंट करते हैं, लेकिन गवर्नमेंट ने बोला है कि यहाँ पे पॉलिटी मतलब जो रिप्रेजेंटेटिव है ना, पीपल के द्वारा रिप्रेजेंटेटिव है, उसको भी यहाँ पे कॉलेजियन सिस्टम में पार्ट लेना चाहिए। तो उसी के थ्रू NJAC को यहाँ पे फॉर्म किए गए थे, लेकिन इसे स्टक डाउन कर दिए थे सुप्रीम कोर्ट ने, स्टक डाउन कर दिए गए हैं। क्यों? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का मानना ये है कि सुप्रीम कोर्ट एक इंडिपेंडेंस बॉडी है और इसमें अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। जितना भी जजेस का अपॉइंटमेंट होगा वो बाहरी आदमी का यहाँ पे इंटरफेयर नहीं चाहते थे। तो इस रेस्पेक्ट में क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने इसको 2014 में स्टक डाउन कर दिए गए थे। क्लियर? याद रखोगे 99 अमेंडमेंट को। ठीक है, तो देखो यहाँ पर लिमिटेशन के साथ साथ कुछ क्रिटिसिज्म भी देखने को मिला है। अमेंडमेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन का अमेंडमेंट हुआ है उसमें से क्या क्या क्रिटिसिज्म, पहली बात यह है कि जो अमेंडमेंट करोगे वो कोई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे अमेंड नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अपने पास 28 स्टेट है। अब 28 स्टेट बोलेंगे कि अपने अपने तरीके से अमेंडमेंट करना स्टार्ट कर देंगे। कोई फॉरेस्ट को अलग पार्ट में इंक्लूड कर रहे हैं, कोई फॉरेस्ट के लिए जो रूल्स है रेगुलेशन है अगला स्टेट में जाओगे तो डिफरेंट हो जा रहे हैं, है ना, थर्ड स्टेट में जाओगे तो वहाँ पे डिफरेंट हो रहा है। तो इससे क्या हो जाएगा, कॉन्स्टिट्यूशन एक है लेकिन उसको अमेंड करने वाले 28 स्टेट बन जाएंगे। तो इसको लिमिटेशन दिए गए हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करोगे उसका केवल और केवल पावर होगा वो पार्लियामेंट के पास होने वाला है। क्यों? क्योंकि ये सेंट्रल बॉडी है। अब जब सेंट्रल बॉडी कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन बनाएंगे तो इंडिया एज अ होल यहाँ पे कंसीडर होगा, ना कि जस्ट 28 स्टेट है तो अलग अलग स्टेट में पारित होने वाले हैं। ठीक है, तो एक यहाँ पे क्रिटिसिज्म ये किए गए हैं, द पावर टू इनिशिएट एन अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन लाई विद इन पार्लियामेंट। कोई स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे फॉर्म नहीं कर सकते और नहीं अमेंड कर सकते हैं। द स्टेट लेजिस्लेचर कैन नॉट इनिशिएट एनी बिल, एक्सेप्शन है, स्टेट कैन पास अ रिजोल्यूशन रिक्वेस्टिंग द पार्लियामेंट फॉर क्रिएशन और अबॉलिशन ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। एक ही बस यहाँ पे एक्सेप्शन है। ठीक है, जो कि हम लोग बोलते हैं बाई कैमरलिज्म। बाई कैमरलिज्म मतलब जहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली होगा और लेजिस्लेटिव काउंसिल होगा। अगर सपोज करो कोई जो स्टेट चाह रहा है कि हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाना है या फिर उसको अबॉलिशन करना है, तो इस रेस्पेक्ट में जो है स्टेट अपना रूल्स एंड रेगुलेशन बना सकते हैं। ये यहाँ पे एक्सेप्शन है, लेकिन अमेंड यहाँ पे नहीं कर सकते। कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंड करने का अधिकार केवल और केवल पार्लियामेंट के पास है, न कि स्टेट लेजिस्लेचर के पास। ठीक है, समझ आ गया। फिर सेकेंड जो क्रिटिसिज्म हुआ, और ये सही है ना, याद रखोगी, यहाँ पे क्रिटिसिज्म हुआ है तो जस्ट बोल रहे हैं ऐसा नहीं, ये कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूडेड है कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे कोई अमेंडमेंट नहीं ला सकते हैं। फिर सेकेंड है, पार्लियामेंट हैज़ अ पावर टू अमेंड मेजर पार्ट। जितना भी मेजर पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है कैन बी अमेंडेड बाय पार्लियामेंट अलोन। ठीक है, जो अभी रिसेंटली पढ़े हैं कि स्टेट गवर्नमेंट यहाँ पे करने वाले, ऐसा नहीं, यहाँ पे भी है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है एक्सेप्शन एक ही है लेजिस्लेटिव काउंसिल में। और यहाँ पे जितना बच जाता है जो कॉन्स्टिट्यूशन का मेजोरिटी पार्ट, वो पार्लियामेंट ही यहाँ पे अलोन क्या है करने वाले हैं कंप्लीट। ओनली इन अ फ्यू केसेस द कंसेंट ऑफ हाफ ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर इज रिक्वायर्ड। जैसे कि प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट का अपॉइंटमेंट हो गया, तो अगर वहाँ से रिलेटेड केसेस हैं, वहाँ से रिलेटेड अगर अपॉइंटमेंट है, तब स्टेट लेजिस्लेचर का क्या है इंटरफेयर देखने को मिलेगा। लेकिन मेजोरिटी पार्ट जो है पार्लियामेंट जो है अकेले यहाँ पे अमेंड करते हैं, इस चीज़ को याद रखोगे। फिर नो टाइम फ्रेम फॉर रेटिफिकेशन, ये चीज़ एक इशू अभी तक बना है कि कॉन्स्टिट्यूशन डज नॉट रिक्वायर
प्रिस्क्राइब दी टाइम फ्रेम विद इन विच द स्टेट लेजिस्लेचर शुड रेटिफाई और रिजेक्ट अमेंडमेंट सबमिटेड टू देम। कोई भी पार्लियामेंट में रूल्स एंड रेगुलेशन बन रहे हैं, अगर उसको स्टेट लेजिस्लेचर के लिए अगर रेटिफिकेशन के लिए रखे हो तो उसमें भी कोई टाइम फ्रेम रिक्वायर नहीं है कि इतने टाइम तक, 1 महीना तक या फिर 2 महीने के अंदर रेटिफाई करना है या फिर वहाँ पे सिग्नेचर करके वापस देना है। तो ऐसा कोई टाइम फ्रेम यहाँ पे नहीं लिखे गए हैं। प्लस प्रीवियसली और बताया था कि यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। अगर लोकसभा से पारित नहीं हो रहा है प्लस राज्यसभा से भी पारित नहीं हो रहा है, एक डेड लॉक का स्थिति बना हुआ है, तो उस डेड लॉक में भी यहाँ पे कोई ज्वाइंट सिटिंग यहाँ पे नहीं ला सकते, कोई ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। देयर इज़ नो प्रोविज़न फॉर होल्डिंग अ ज्वाइंट सिटिंग ऑफ बोथ हाउस ऑफ पार्लियामेंट इफ़ देयर इज़ अ डेड लॉक ओवर द पैसेज कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल। बाकी जितना भी बिल है, ऑर्डिनरी बिल हो गया, इन सब चीज़ में अमेंडमेंट होता है, मतलब ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न है, लेकिन अमेंडमेंट, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में यहाँ पे कोई जो है ज्वाइंट सिटिंग का प्रोविज़न नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट करना और ऑर्डिनरी बिल लाना वो अलग चीज़ है, दोनों अलग चीज़ है। कॉन्स्टिट्यूशन में जितना भी सेट ऑफ रूल्स लिखा हुआ है वहाँ पे अल्टर करोगे, है ना, लेकिन जो ऑर्डिनरी बिल है, मतलब यहाँ पे कोई भी ड्राफ्ट ला रहे हो पीपल ओरिएंटेड या फिर सोशल ओरिएंटेड, उसको वहाँ पे पारित करना, ये अलग कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट अलग चीज़ है, क्योंकि यहाँ पे पूरा सेट ऑफ रूल्स हैं, वहाँ उसको चेंज कर रहे हो। फिर थोड़ा एक चीज़ ध्यान देना कि द प्रोसेस ऑफ अमेंडमेंट इज़ सिमिलर टू दैट ऑफ लेजिस्लेचर प्रोसेस। वही प्रोसेस है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन अपने को देखने को मिलता है, जैसे कि स्पेशल मेजोरिटी हो गया। एक्सेप्ट फॉर स्पेशल मेजोरिटी द कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल आर टू बी पास बाई पार्लियामेंट इन द सेम वे एज अ ऑर्डिनरी बिल। जो एक्सेप्शन कर लो, जो स्पेशल मेजोरिटी है, बाकी जैसे ऑर्डिनरी बिल पास करते हो कॉन्स्टिट्यूशन से, सॉरी यहाँ से पार्लियामेंट से, सेम यहीं से भी ये पारित होगा। इस चीज़ को कंसिडर करके चलोगे। क्लियर है क्या? क्रिटिसिज्म भी समझ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अगला जो है कि इम्पॉर्टेंट अमेंडमेंट, क्योंकि यहाँ से कई बार क्वेश्चन पूछ लेते हैं, इसमें से ये डेट जो है इसको याद रखोगे, और ये क्या यहाँ पे अमेंड किए गए हैं, प्रोविज़न लाए गए हैं, इंसर्ट किए हैं या फिर डिलीट किए हैं, इसको थोड़ा माइंड में कंसिडर करके चलोगे, क्योंकि यहाँ से मैचेस वाले जो क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें यहाँ पे पूछ देते हैं। तो फर्स्ट अमेंडमेंट एक्ट 1951, इसमें क्या किया है, इट एडेड टू 9th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन विच इंक्लूड अ लिस्ट ऑफ सेंट्रल एंड स्टेट लॉ दैट कैन नॉट बी चैलेंज इन कोर्ट, ये चीज़ बोले गए यहाँ पे। प्लस 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976, इसमें क्या बोले हैं, जो 3 टर्म होता है, सोशलिस्ट, सेकुलर एंड इंटीग्रेटिव वर एडेड इन प्रियम्बल। इट एडेड फंडामेंटल ड्यूटीज, जो न्यू पार्ट आता है ना, ये 42nd अमेंडमेंट के थ्रू ही एड तो किए गए हैं। प्लस 44 ये इंपॉर्टेंट है, इट रिप्लेस टर्म जो नेशनल इंटरनल डिस्टर्बेंस है विथ आर्म रेबेलियन विच वाज रिलेटेड टू नेशनल इमरजेंसी। 352 जो है नेशनल इमरजेंसी डील करता है। 360 जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी बताते हैं। इट डिलीटेड द राइट टू प्रॉपर्टी, राइट टू प्रॉपर्टी पहले फंडामेंटल राइट था, अभी इसे लीगल राइट बना दिए गए हैं आर्टिकल 300A के थ्रू, ठीक है। प्लस 61 अमेंडमेंट एक्ट जो 1988 का, इसमें क्या बोले हैं, इट लोअर द वोटिंग एज, पहले कितना था 21 थे, अभी कितना हो गया 18, तो इसको लोअर किए गए हैं, वह 61st अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू, समझ रहे हो। प्लस 73 अमेंडमेंट एक्ट 1990 थ्रू, इसमें क्या किए गए हैं, इट इंट्रोड्यूस दी प्रोविजंस रिलेटेड टू पंचायती राज इंस्टीट्यूशन एमिंग टू डिसेंट्रलाइज पावर टू ग्रास रूट लेवल, ठीक है। तो ये जो है 73 अमेंडमेंट आए हैं, जो पंचायती राज इंस्टीट्यूशन समझते हैं वो इसी अमेंडमेंट के थ्रू आए हैं। और जो 74 है ये पंचायती राज जो डील करते हैं, ये अर्बन बॉडी के लिए डील करता है, मतलब म्यूनिसिपलिटी या फिर म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन, इसके लिए डील करते हैं। 73 और 74 दोनों, मतलब 73 जो है वो रूरल के लिए है, 74 रहेगा वो अर्बन बॉडी के लिए है। फिर नेक्स्ट 86 अमेंडमेंट एक्ट 2002, इट एडेड दैट स्टेट सेल प्रोवाइड फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन टू 6 to 14, है ना, 6 to 14 ईयर्स के जो चिल्ड्रन हैं उसको कंपलसरी एजुकेशन प्रोवाइड करना है, ये बोले गए हैं 86 अमेंडमेंट एक्ट में। फिर 97 अमेंडमेंट एक्ट 2011, दिस अमेंडमेंट गेव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस एंड प्रोटेक्शन टू कोऑपरेटिव सोसाइटी, जितना भी कोऑपरेटिव सोसाइटी है उसको अमेंडमेंट के थ्रू एक स्टेटस दिए गए हैं, ठीक है। प्लस 101st अमेंडमेंट एक्ट 2016, जिसमें इन्होंने GST को इंट्रोड्यूस किए गए हैं, इनडायरेक्ट टैक्स, मतलब पूरा टैक्स स्ट्रक्चर में क्या किए हैं, रिफॉर्म लाए गए हैं, उसको सिंप्लीफाई किए हैं। तो 101st अमेंडमेंट को याद रखोगे।
प्लस 102nd अमेंडमेंट 2018, इट गिव कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस, इसको कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिए गए हैं 102 जो सेकेंड अमेंडमेंट एक्ट है इसके थ्रू। फिर 103 अमेंडमेंट 2019 जिसमें से 10% रिजर्वेशन दिए गए हैं इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। फिर 104 अमेंडमेंट में रिजर्वेशन प्रोवाइड किए गए हैं, है ना, लोकसभा में, स्टेट असेंबली में फॉर मेंबर के लिए, किसके लिए, SC ST हो गया, जिसे फ्रीज कर दिए गए हैं 25 जनवरी 2030, मतलब 2030 तक इसको फ्रीज कर दिए गए हैं कि 2030 तक रिजर्वेशन मिलने वाले हैं लोकसभा में और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली वहाँ पे, किसके थ्रू, 104 अमेंडमेंट के थ्रू 2020 में। प्लस लास्ट है 105 अमेंडमेंट जो कि 2021 का है। पावर जो है, रिवाइव द पावर ऑफ द गवर्नमेंट टू आइडेंटिफाई सोशली एंड इकोनॉमिकली बैकवर्ड क्लासेस। पहले ये सेंट्रल के पास से, अब क्या है, स्टेट गवर्नमेंट जो है, किसी को लगता है, जो स्टेट गवर्नमेंट को लगता है कि ये जो कास्ट है ये थोड़ा सोशली या फिर इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, तो इसके लिए रिजर्वेशन लाओ, तो ये जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट को दिए गए हैं। प्लस 106 अमेंडमेंट 2023 जिसमें से 1/3 रिजर्वेशन पूरे वुमेन के लिए, ठीक है, चाहे वो जनरल हो, SC ST हो, उसके लिए लोकसभा, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ नेशनल कैपिटल ऑफ दिल्ली इंक्लूडिंग दोस्त रिजर्व फॉर SC एंड ST, सब के लिए 1/3 रिजर्वेशन दिए गए हैं 106 अमेंडमेंट में। बताओ समझ आया? तो इस तरीके से जितना भी इम्पोर्टेंट प्रोविज़न है, जितना भी इम्पोर्टेंट अमेंडमेंट है, क्रिटिसिज्म, लिमिटेशन, हर चीज़ को यहाँ पे पॉइंट वाइज पूरा डिस्कस कर लिए हैं, ठीक है। कोई भी डाउट है ये व्हाट्सअप नंबर है और ये टेलीग्राम चैनल, यहाँ पे PDF पूरा अपलोड हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।